और ढेरों पैसे कमाती थी, मगर वो हमेशा रात 12 बजे के बाद का ही डिलीवरी केस लेती थी, जबकि दिन को अपना घर संभालती थी। मुझे अपनी बीवी पर तरस भी आता था, क्योंकि ना ही उसे दिन का आराम था और ना ही रात का। मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती, जब बीवी डिलीवरी केस करने कमरे में जाती तो मुझे ना ही किसी औरत की आवाज़ आती और ना ही बच्चे के रोने की। जब बीवी थकी हुई बाहर निकलती तो कहती, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था बेचारी का। मुझे अब अपनी बीवी पर शक होने लगा था, मगर उस वक्त तो सर पर आसमान ही गिर पड़ा था, जब एक रात मैंने राज जानने के लिए बीवी के बजाय जवान बेटी को भेज दिया। और फिर अल्लाह पाक से हमेशा हमें यही दुआ करनी चाहिए कि वो हर किस्म की आजमाइश, अचानक आने वाली मुसीबतों और गमों से हमें बचाएं। हम अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि अचानक ही परेशानियां और फिक्रें हमारे घर की राह देख लेती हैं। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ निहायत खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था कि एक दिन काम से वापस आते हुए मेरी बाइक की टक्कर एक गाड़ी के साथ हो गई। उस हादसे में मेरी दोनों टांगें ज़ाया हो चुकी थी। ये गम बहुत बड़ा था, ये मेरे आसाब तोड़ने के लिए काफ़ी था। कभी सोचा भी नहीं था कि यूं हो जाएगा। मैं जो अपने घर की कफालत कर रहा था, अपने घर वालों पर बोझ बन जाऊंगा। गो कि मेरी बीवी और बेटी ने मुझे सर आंखों पर बिठा रखा था। वो हर वक्त मेरी दिलजोई किया करती थी, मगर मैं जानता था कि अब मैं बस चारपाई का होकर रह गया हूँ। मेरा एक बहुत महंगा ऑपरेशन होना था। अगर वो ऑपरेशन ना करवाया जाता तो मेरी जान को खतरा था। मैंने घर में कह दिया था कि मुझे किसी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पैसे जो मैंने जोड़ कर रखे थे, ये मेरी बेटी के जहेज के थे। मेरी बेटी निदा बोली, अब्बू आपके सर पर मेरे 1000 जहेज कुर्बान। आप होंगे तो ही दुनिया के रंग अच्छे लगेंगे। मेरी बेटी और बीवी ने मेरी एक न सुनी और मेरा ऑपरेशन करवा दिया था। अस्पताल की फीस और महंगी महंगी दवाइयों ने मेरी जमा पूंजी को दीमक की तरह चाट लिया था। मैं खुद को बेइंतहा बेबस महसूस कर रहा था, इसीलिए हर वक्त रोता रहता था। मेरी बीवी मेरी दिलजोई करती तो मैं कहता, मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, क्या होगा आगे। मेरी बीवी कहने लगी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतरीन सबब पैदा करने वाला है। मुझे इस भरी दुनिया में सिर्फ अल्लाह पर ही तो भरोसा था। मेरी बेटी ने कॉलेज जाना छोड़ दिया तो मेरी बीवी बोली, क्यों बेटी, तुम कॉलेज से इस कदर छुट्टियां क्यों करने लगी हो? तो वो रोकर बोली, अम्मी मैं जानती हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेरी फीस अदा कर सकें। सफिया सख्ती से बोली, निदा तुम छोटी हो तो छोटी बनकर भी रहो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। कल से तुम कॉलेज लाजमी जाओगी। मेरी बेटी एक बार फिर से पढ़ने लगी थी। मैं सफिया से बोला, सफिया तुम ये सब कैसे करोगी? वो बोली, अजमल तुम जानते हो ना, मेरी वालदा अपने गांव की मशहूर दाई थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। तुम्हें तो इल्म है कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है। अस्पतालों के खर्चे बर्दाश्त करना हर शख्स के बस में नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी बैठक को इसी काम के लिए इस्तेमाल करने लगूं। मैं अपने उस कमरे में लोगों की डिलीवरियां किया करूंगी। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर जहां खुश हुआ था, वहीं पर परेशान भी हो गया था। मैं बोला, सफिया तुम ये सब संभाल लोगी ना? वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं बोला, सफिया मुझे आज इस बात की अहमियत समझ आई है कि अपनी बेटियों को किसी न किसी काबिल बनाना कितना जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी में मसले मसाइल आते हैं, ऐसे में हुनरमंद बेटी किसी के आगे हाथ फैलाने से तो बच जाती है ना। सफिया मुस्कुरा दी थी, उठकर बाहर चली गई। फिर मैं था और मेरी तन्हाई थी। मैं तो सारा दिन काम करने वाला इंसान था, मुझे मेहनत में ही सुकून मिलता था। अब ये चारपाई कहाँ अच्छी लगती थी। मुझे सहन से सफिया और पड़ोसन के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं वक्त गुजारी के लिए उनकी बातें सुनने लगा था। सफिया बोली, हमीदा वो हमारे घर के सामने जो लड़का शिफ्ट हुआ है ना, वो कौन है? पड़ोसन बोली, मैं नहीं जानती उसको, मगर उसके मुतालिक ये सुन रखा है कि वो बड़े अच्छे खाते पीते घराने से है। सफिया उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। फिर वो पड़ोसन को कुरेद कर उस नए लड़के के मुतालिक पूछने लगी थी। मुझे सफिया की बातें सुनकर हंसी आने लगी थी। मैं जानता था कि वो ये सब मालूमात किस लिए ले रही थी, क्योंकि हमारी जवान बेटी घर में बैठी थी। सफिया जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी। मैं यूं ही सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। मैं सफिया को पुकारने लगा, सफिया सफिया कहाँ हो? मेरी बेटी भागती हुई मेरे पास आई और बोली, जी अब्बू आपको कोई काम है? मैं बोला, बेटी तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मैं कब से सोया पड़ा था, उसने मुझे जगाया ही नहीं। अब रात भर मुझे नींद कहाँ आएगी? निदा बोली, अब्बू मैं तो समझी कि अम्मी आपको बता कर गई होंगी। मैं जब कॉलेज से घर वापस आई तो अम्मी घर पर नहीं थी, अभी तक वो लौट कर नहीं आई। निदा की बात सुनकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। मैं बोला, तुम्हारी अम्मी कहाँ जा सकती है? उसने कंधे उचका दिए। मैं बेहद परेशान था। मैं एक माजूर इंसान अपनी बीवी को कहाँ से ढूंढूंगा। इतने में घर का दरवाजा खुला और थकी सी सफिया घर में दाखिल हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठ बैठा और बोला, सफिया तुम कहाँ गई थी? वो निढाल सी चारपाई पर आकर लेट गई थी। निदा से बोली, पानी तो ला दो। निदा पानी लेकर आई तो सफिया कुछ बोलने के काबिल हुई थी। वो बोली, मैं इर्द गिर्द मोहल्लों में जा जाकर सबको बता रही थी कि मैंने दाई का काम शुरू कर दिया है, जिसने मुझसे डिलीवरी करवानी हो हमारे घर आ जाए। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। निदा ने जो खाना बनाया था वो हम सब ने मिलकर खाया था और फिर सफिया बिस्तर पर ढह गई थी।
थोड़ी देर बाद ही उसके खराटे कमरे में गूंजने लगे थे, जबकि मैं बैठा अपने नसीबों को कोस रहा था। मैं दिन में सो चुका था, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सफिया जल्दी से उठ बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। वो बाहर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी तो मैं बोला, सफिया क्या कर रही हो? रात के इस वक्त दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर माजूर है और बेटी जवान है। मैं तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। सफिया बोली, अजमल फिक्र मत करो, ये कोई औरत होगी जो अपनी डिलीवरी के लिए आई होगी। मेरी बीवी बैठक वाले कमरे में चली गई थी। उसने उधर का दरवाजा खोलकर मेहमान को कमरे में बिठा दिया था, जबकि यहाँ मेरी जान पर बनी हुई थी कि सफिया को इस तरह बेहतियाती से काम नहीं लेना चाहिए। वो तो यूं बैठक की तरफ बढ़ी जैसे उस पर अल्हाम हुआ हो कि डिलीवरी का ही मामला होगा। मेरी बीवी बैठक से वापस नहीं आई थी, वो वहीं जमकर बैठ गई थी, जबकि मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि कौन आया है हमारे घर। अगर औरतों की आपस में गुफ्तगू सुनाई दे देती तो मुझे तसल्ली तो हो जाती कि मेरी बीवी महफूज है। खैर, यूं ही परेशानी में रात कट गई थी। सुबह के 4 बजे मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई तो वो बहुत थकी हुई लग रही थी। इतना निढाल मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं बोला, क्या बात है सफिया, बैठक में कौन था? सफिया बोली, डिलीवरी करवाने वाली 2 औरतें आई थी, मगर बेचारी का बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। मगर ये शुक्र है कि उसने मुझे अच्छी खासी रकम थमा दी है। मेरी बीवी ने मुझे पैसे पकड़ा दिए थे और मैं इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान रह चुका था, मगर मुंह से कुछ न बोला था। मैं तो इसी बात में खोया हुआ था कि अगर हमारे घर डिलीवरी हुई है तो मुझे कोई आवाज सुनाई क्यों न थी। खैर, मैं चुपचाप लेट गया था। सफिया सुबह होते ही घर के कामों में लग चुकी थी। मुझे उस पर बेइंतहा तरस आ रहा था कि इस बेचारी को मेरी वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। सफिया बोली, अजमल, मुझे दिन भर तुम्हारी खिदमत करना होती है, तुम भी बार बार चीजें मांगते हो, इसीलिए मैंने लोगों से कह दिया है कि मैं दिन में कोई केस नहीं लूंगी। मेरे पास जो भी केस आएगा वो रात में ही आएगा। मैं उसकी बात सुनकर तड़प गया था। मैं बोला, सफिया तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। दिन भर तुम मेरी खिदमत करने के बाद रात में केस कैसे कर लिया करोगी? मेरी बात सुनकर सफिया मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, अजमल तुम ही बताओ, इसके अलावा क्या करें? कोई हल हमारे पास मौजूद है क्या? उसके सवाल के जवाब में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं खामोश हो गया था। और मेरे लिए ये खामोशी ही बेहतर थी। जब इंसान दूसरों पर बोझ बन जाता है तो अपने मुंह से लफ्ज निकालने से पहले 100 बार सोचता है। खैर, मेरी बेटी सुबह कॉलेज चली जाती थी, जबकि मेरी बीवी मेरा काम करती थी। कभी खाना दे दिया तो कभी मरहम लगा दिया। फिर रात के 1-2 बजे कोई न कोई केस आ जाया करता था जो मेरी बीवी को ढेरों ढेर पैसे दे जाया करती थी। मैं अपनी ही नजरों में गिरने लगा था। मैं सारा दिन उदास रहता था, मगर सफिया बेचारी इतनी मसरूफ हो चुकी थी कि उसके पास मेरे साथ बैठने के लिए वक्त ही नहीं हुआ करता था। खैर, यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं इस तन्हाई से तंग आकर बोला, सफिया तुम मेरी कुर्सी घर के सामने वाली गली में रख दिया करो, मैं घर में रह रहकर तंग आ चुका हूँ। मेरी बात सुनकर सफिया परेशान हो गई थी। वो बोली, अरे जाने दो, बाहर कितने जरासीम होते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा यूं बाहर बैठना ठीक नहीं है। मैं चुप कर गया था, मगर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मेरे आंसू देखकर सफिया परेशान हो गई थी। वो बोली, क्या बात है अजमल, रो क्यों रहे हो? मैं बोला, सफिया माजूर होने के साथ ही क्या इंसान को अपनी मर्जी भी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि एक मोहताज इंसान दूसरों की मर्जी का गुलाम होकर रह जाता है। सफिया बोली, अजमल छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो, मैं वैसे ही आजकल बहुत परेशान रहती हूँ। फिर वो मेरी कुर्सी सड़क में रखाई थी। मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ था। तब मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी थी। वहां एक अजीब सा नौजवान खड़ा था जो हुलिये से औबाश किस्म का लग रहा था। मैंने उस पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो बार बार मेरे घर की जानिब देख रहा था। ये मंजर देखकर तो मेरा खून खौल उठा था। मेरे घर में एक अदद जवान बेटी भी थी, मुझे उसकी फिक्र लग गई थी। मेरी कुर्सी घर से जरा आगे करके रखी हुई थी। मेरी भरपूर नजर उस जवान पर थी। वो बड़ा मुस्तरब सा खड़ा था, मगर फिर एकदम ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सफिया दरवाजे में खड़ी उस लड़के को हाथ से इशारा कर रही थी। वो जल्दी से मेरे घर की जानिब आया तो सफिया ने उसे एक चिट थमा दी और वो खुशी खुशी वापस चला गया था। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने सफिया को गुस्से से आवाज दी तो वो जल्दी से मेरी जानिब लपकी। मैं बोला, मेरी कुर्सी घर वापस ले चलो। उसने मेरी व्हीलचेयर घसीटना शुरू की और मुझे घर वापस ले आई। मैं गुस्से से बोला, सफिया तुमने उस औबाश लड़के को इशारा क्यों किया था? मेरी बात सुनकर एकदम सफिया गुस्से में आ गई। वो बोली, अजमल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये किस किस्म की बात कर रहे हो? मैं भी बहुत गुस्से में था, इसीलिए बोला, सफिया तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी सिर्फ टांगे जाया हुई हैं, मेरी आंखें जाया नहीं हुई। सफिया चिढ़कर बोली, अजमल काश तुम्हारी जबान जाया हो जाती तो आज मुझे इस किस्म के अल्फाज न सुनने पड़ते। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो सफिया चुप कर गई और बाहर निकल गई। वापसी पर उसके हाथ में घर का सामान था। वो गुस्से से बोली, वो सौबाश लड़के से ये मंगवाया था मैंने, क्योंकि अजमल तुम तो माजूर हो चुके हो और मुझे यूं दुकान पर जाना अच्छा नहीं लगता।
इसीलिए उस बेचारे से चीजें मंगवा लेती हूँ। मैं चुप कर गया था। मैं तो सफिया की बातें सुनकर हैरान था कि वो मेरे साथ किस तरह जबान चला रही थी। हालांकि शादी के 17 साल बाद भी हमें कभी लड़ाई नहीं हुई थी। मैं जब भी गुस्सा करता था तो सफिया खामोशी से सुनती रहती थी। अब जब से मैं माजूर हुआ था तो वो बहुत बदल गई थी। बात बेबात पर मेरी माजूरी के मुझे ताने देती रहती थी। मैं इन सब हालात से बहुत दिल बर्दाश्ता था। मेरी बीवी हर शब बैठक में डिलीवरी का केस किया करती थी। वो सारी सारी रात बैठक में रहा करती थी। मगर हैरत की बात यह भी थी कि मैंने कभी किसी लड़की या किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं जब भी सफिया से इस मुतालिक पूछता तो वो कहती कि बच्चा तो मुर्दा पैदा हुआ था। अब एक दिन के बच्चे के लिए माँ ने क्या बैंड डालने थे, बस सब्र कर लिया उसने। सफिया के बयान में बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे परेशान कर रही थी। एक बात तो ये थी कि हमारे पास के मोहल्लों में इतनी हमला औरतें कहाँ से आ गई थी कि हर शब ही डिलीवरी केस उसके पास आने लगा था। और दूसरी बात ये कि सबके बच्चे क्यों मर जाया करते थे। फिर बच्चे की मरने की खबर सुनकर सब माएँ ही सब्र कैसे कर लिया करती थी। मुझे अब बहुत घबराहट होने लगी थी। मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा था कि शायद वो दाई का काम अच्छे तरीके से जानती ही नहीं है। वो तो बस पैसों के लालच में लोगों के केस करती जा रही है और उनके बच्चे अपनी नाअहली के सबब मारती जा रही है। अगर ये बात इस मोहल्ले से निकल जाती तो यकीनन मेरी बीवी जेल की सलाखों के पीछे होती और इन हालात में मेरी बेटी ने भी कहाँ महफूज रहना था। इसीलिए मैं इन सब हालात से बहुत परेशान था। मैंने सोच लिया था कि मैं निदा से मदद लूंगा, क्योंकि मैं तो खुद चलने फिरने के काबिल नहीं था। शाम में जब सफिया घर से बाहर निकली तो मैंने निदा को अपने पास बुला लिया था। मैं बोला, निदा, मुझे तुमसे एक काम है, मगर मुझसे वादा करो कि तुम इसके मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताओगी। निदा परेशान हो गई थी। वो बोली, अब्बू सब खैरियत तो है ना? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, बेटी खैरियत नहीं है, इसीलिए तो तुमसे मदद मांग रहा हूँ। मैंने सारी बात निदा को समझा दी थी। उसने मुझसे वादा कर लिया था कि वो मेरी खातिर अपनी माँ की जासूसी जरूर करेगी। रात हो चुकी थी। सफिया एक बार फिर से बैठक में चली गई थी और निदा चोरी छुपे उठी और मेरे पास आकर बोली, अब्बू मैं अम्मी का राज मालूम करने जा रही हूँ। मैंने उसके सर पर प्यार देकर उसे रुखसत कर दिया था, जबकि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था कि न जाने आज मेरी बीवी का कौन सा राज मेरे सामने आने वाला था। खैर मैं दुआएं करता रहा। निदा को गए 5 मिनट भी न हुए थे कि मैंने निदा को भाग कर आते हुए देखा। वो आते ही अपने बिस्तर पर ढह गई और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद ही मेरी बीवी भी आ गई थी। उसका रुख मेरी बेटी के कमरे की जानिब था। वो निदा के कमरे में शायद ये तस्दीक करने गई थी कि वो सो रही है या जाग रही है। थोड़ी देर बाद सफिया भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। आज वो इतनी जल्दी कैसे फारिग हो गई थी? इसका तो यही मतलब था ना कि दाल में कुछ काला है। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था कि कब सुबह होगी और कब मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हो चुकी थी। निदा मेरे पास आई तो मैं बोला, आज कॉलेज मत जाना। निदा ने पेट दर्द का बहाना बनाकर अपनी माँ को उसकी छुट्टी के लिए मुतमईन कर दिया था। जब सफिया घर से बाहर निकली तो निदा जल्दी से मेरे पास आ गई और वो बोली, अब्बू अम्मी हमसे झूठ बोलती है। कमरे में कोई हामला औरत नहीं थी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ तो सिरे से कोई औरत ही मौजूद नहीं थी तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। अब्बू हमारी बैठक में अम्मी के साथ एक जवान लड़का था, वही जो नया नया हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुआ है और सारा दिन बाहर सड़क में खड़ा लड़कियों की जानिब ताका झांकी करता है। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं कांप गया था। ऐसा लगने लगा था कि अभी मेरी हरकतें कल्ब रुक जाएगी, मगर मैं तो बहुत ढीठ साबित हुआ था। मैं तो कार के हादसे से भी बच गया था। मैंने निदा से कह दिया कि आज की रात तुम मुझे भी बैठक की तरफ ले चलोगी। मैं सारी हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। निदा ने सर हिला दिया। मैं सारा दिन बहुत परेशान रहा था। हर गुजरती हुई घड़ी कयामत की तरह गुजर रही थी। फिर रात का अंधेरा छाने लगा तो मुझे हर चीज से खौफ आने लगा था, जैसे इस अंधेरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। रात हो गई। मेरी बीवी बैठक में चली गई तो निदा मेरे पास आ गई। उसने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया और मुझे बैठक की तरफ ले गई थी। उसने मेरी कुर्सी खिड़की के पास जाकर रोक दी थी। सामने का मंजर रूह दहला देने वाला था, क्योंकि मेरी बीवी सच में पड़ोसी के साथ खड़ी बातचीत कर रही थी। मैंने निदा को इशारा किया कि मेरी कुर्सी कमरे में ले चलो। उसने ऐसा ही किया। जब सफिया की नजर मुझ पर पड़ी तो वो शदीद घबरा गई थी। वो लड़का भागना चाहता था, मगर मैं बोला, रुको, तुम देख रहे हो ना कि मैं माजूर हूँ। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए रुक कर मेरी बात सुन लो। वो भी रुक गया था। मैं बोला, सफिया ये लड़का कौन है? सफिया रोने लगी थी। मैं बोला, सफिया रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ ये लड़का कौन है? सफिया बोली, ये मेरा सौतेला भाई है। मैं हैरान तो हुआ था, मगर बोला, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? सफिया बोली, अजमल तुम जानते हो ना कि अब्बू ने अम्मी से छुपकर खुफिया शादी कर रखी थी। जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो ये मुद्दा खुला कि उनकी एक बीवी और बेटा भी था। बेटा लफंगा सा था, छोटी उम्र में ही नशे करने लगा था। उसकी वालदा भी अब्बू के इंतकाल के कुछ माह बाद इंतकाल कर गई थी। मैंने आसपास सुन रखा था कि मेरे भाई ने गलत सरगर्मियों में कदम रखा हुआ था। जब तुम माजूर हुए
तो हर तरफ से रास्ते बंद हो गए थे, कोई आसरा नहीं बचा था। तब मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सौतेले भाई को ढूंढा था। मैंने उससे मदद का तकाजा किया था, क्योंकि मेरा सगा रिश्ता तो कोई बचा नहीं था। ये बोला कि बाजी मैं मदद करूंगा, मगर कितने दिन मदद कर पाऊंगा, तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस क्यों नहीं करती। मैं बोली कौन सा बिजनेस। तो ये कहने लगा कि मैं नशा फरोख्त करता हूँ, तुमने डीलर से नशा लेकर अपने घर में रखना है, मैं रात के वक्त आकर ले जाया करूंगा। ये काम इतना मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैं इसके साथ शामिल हो गई और इसने हमारे मोहल्ले में ही घर भी ले लिया था। मैं इस वक्त अपने भाई को नशा थमाकर रुखसत कर देती थी और खुद अल्लाह से माफ़ी मांगती रहती थी। मैं जानती थी कि मैं जो भी कर रही थी वो गलत था, इसीलिए सारी रात इबादत में मसरूफ रहती थी। मैं दंग रह गया था। मेरी बेटी भी रो रही थी। वो कहने लगी अम्मी आप हमें हराम खिलाती रही हैं क्या। मैं चुपचाप ही मंजर देख रहा था। तब निदा बोली अम्मी आप इस काम से तौबा कर लें, आप और अब्बू घर में बैठेंगे, मैं किसी निजी स्कूल में मुलाजमत कर लूंगी ताकि हमारा खर्च पूरा होता रहे। मैं सफिया से बहुत नाराज था, इसीलिए अपनी कुर्सी घसीट कर वहां से चला गया था। निदा की कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, उसका बस रिजल्ट आने वाला रहता था, इसीलिए उसने एक निजी स्कूल में मुलाजमत कर ली थी। एक दिन सफिया मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी और बोली अजमल अगर तुमने मुझे जिंदगी में एक बार भी मेरे लिए प्यार महसूस किया हो तो मुझे माफ कर देना। सफिया बहुत अच्छी औरत थी, उससे बस एक बार ही गलती हुई थी, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया था। उसने निदा के स्कूल में ही कैंटीन संभाल ली थी। वो दोनों माँ बेटी एक साथ घर से निकलती और एक साथ ही वापस आया करती थी, इसलिए मैं उनकी तरफ से बेफिक्र हो गया था। मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि वो आने वाले वक्त में हम पर मजीद करम करेगा और मेरी बेटी ब्याह कर एक